देखिए, लर्निंग एथिक्स के नाम से जो हमने लेक्चर सीरीज़ शुरू की है, इसमें हमने 2 लेक्चर अब तक आपको दिए। कल के लेक्चर में हमने महाभारत को आधार बना करके समझा कि मूल्य क्या होते हैं, सिद्धांत क्या होते हैं, एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड होता क्या है, सही समय पर सही निर्णय लेना, ये एप्टीट्यूड ही तो है। परिस्थितियों का आकलन करते हुए, संसाधनों की उपलब्धता को देखते हुए, जन कल्याण के लिए, समस्याओं के निदान के लिए लिए गए फैसले ही तो एप्टीट्यूड हैं। यही विकसित किए जाने के प्रयास हैं यूपीएससी के द्वारा आपके भीतर। जीवन में भी यही विकसित होना ज़रूरी है। एप्टीट्यूड आपका करेक्ट जा रहा है, इसके लिए आपकी इंटीग्रिटी होनी ज़रूरी है। बिना इंटीग्रिटी के ये होना पॉसिबल नहीं है, और इंटीग्रिटी का आधार एथिक्स पे खड़ा रहता है। हम महाभारत के माध्यम से इन्हें सीखने के प्रयास कर रहे हैं। कोई भूल चूक हो मुझे क्षमा करें, आप भी और आप भी जो सुन रहे हैं। शब्दों में, वाणी में कमी हो सकती है, किसी कथन में कमी हो सकती है, लेकिन मेरे उद्देश्य, मेरी मनसा में कोई खोट नहीं, वो बिल्कुल शुद्ध है। मैं किसी एक सही उद्देश्य के तहत ये बता रहा हूँ, वही मेरा पर्पज़ है। हम कोई डिस्क्लेमर नहीं चलाते, मेरे एफर्ट्स ही अपने आप में डिस्क्लेमर हैं। हमने कल कहानी इस बात पर छोड़ी थी कि गंगा ने यह वचन दिया शांतनु को कि मैं इस पुत्र को लिए जा रही हूँ और इसका नाम है देवव्रत। समय आने पर आपको दिया जाएगा। समय, सही समय बड़ा शब्द है। आपने कभी एक चीज़ ऑब्जर्व की, मुहूर्त शब्द। घर की ओपनिंग करनी है, मुहूर्त। संस्कार होते हैं कई, विद्या का आरंभ करना है तो विद्या आरंभ संस्कार है, उसका भी एक मुहूर्त। उपनयन संस्कार, मुहूर्त। हर चीज़ मुहूर्त के आधार से। शादी में फेरे हैं तो मुहूर्त। समस्या यहाँ पर है कि जब हम इनके उद्देश्यों को नहीं समझ पाते कि मुहूर्त के पीछे का उद्देश्य क्या है, वह सही समय है, तब हम इन्हें रिचुअलिस्टिकली फॉलो करते जाते हैं अंधविश्वास के तहत, तो ये आडंबर हो जाता है, अंधविश्वास हो जाता है। यजमान जी जल्दी ख़त्म करिए, मुहूर्त निकल रहा है, तो हम ऐसा समझते हैं कि जैसे कोई एक फिक्स्ड सिस्टम है। ऐसा नहीं है। अक्सर ऐसा होता है कि जैसे 30th लेक्चर पे आप हैं और आप चाहते हैं फटाफट कि किसी वजह से मुझे 40th लेक्चर मिल जाए, तो मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि सही समय आने पे मिलेगा। ये मैं क्यों कहता हूँ, या मैं सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले आपको भारत की पृष्ठभूमि से थोड़ा अवगत कराता हूँ कि हिमालय मैदानों को आप सीख पाएँ, तो पहले ज्योग्राफी के फर्स्ट 13 लेक्चर्स देता हूँ, फिर हिस्ट्री शुरू कराता हूँ। तो मैं आपको कहता हूँ थोड़ा समय आने पर हिस्ट्री भी करेंगे, समय आने पर करेंगे, सही समय पे बताएंगे। देखिए, किसी भी एक सेटिंग से क्लास के तहत प्रेपरेशन कराना एक पर्पज़ है। इसके लिए एक सेटिंग है जिससे लेक्चर्स आ रहे हैं। लेक्चर्स का एक सीक्वेंस है, एक फ्लो है। आप उससे मैक्सिमम गेन पर कर पाएँ। दैट एनर्जी ऑफ द लेक्चर्स, दैट एम, दैट ऑब्जेक्टिव, दैट नॉलेज ऑफ द लेक्चर आप फुल्ली गेन कर पाएँ, उसके लिए ये एफर्ट है कि सही समय का इंतज़ार करें, ताकि आप प्रॉपर गेन करें उसका न्यूट्रिशन, उसका फ्रूट। ये एक क्लास की सेटिंग के लेवल पे हमने ऐसा किया। पृथ्वी अपने आप में कई ऊर्जाओं से सराबोर है। ब्रह्मांड, सौर मंडल में बहुत सी ऊर्जाएं हैं जो प्रतिपल बहुत से कम्प्लेक्स रिलेशंस फॉर्म कर रही हैं। वो ऊर्जाएं उस ब्रह्मांड में, सौर मंडल में पृथ्वी के एक कक्ष में, यानी कि एक क्षेत्र में आप ग्रह का निर्माण करते हैं, घर का निर्माण करते हैं। उन ऊर्जाओं के सही समीकरण ही सही समय है, जिस समीकरण के तहत आप अपना ग्रह स्थापित कर देंगे, आप अपने घर में निवास कर जाएंगे। यह सही समय मुहूर्त कहलाता है। तो सही समय यहाँ से आता है। इसको पैसे दे करके बदला नहीं जा सकता कि किसी को 100 थोड़े से 1000 रुपये दिए, फिर यह आडंबर है। इसकी घड़ी के कांटों के तहत रिजिड अब पालना करना एक आडंबर है। इसके महत्व को समझना कि सही समय का अर्थ क्या है, कि मैं जो कार्य करना चाहता हूँ, जिस ऊर्जा के साथ जुड़ कर के करना चाहता हूँ, उस ऊर्जा के साथ सबसे बेस्ट पीरियड कौन सा है जुड़ने का, ताकि मैं उस कार्य को मैक्सिमम उसके ऑब्जेक्टिव के तहत एम तक ले जा पाऊँ। आई हैव टू बी पेशेंट इनफ, आई हैव टू वेट। दैट इज़ मुहूर्त, दैट इज़ अ समय। तो गंगा समझाती है कि
सही समय आने पर मैं इसे आपको सौंप दूंगी। यहाँ पर सही समय का अर्थ यही है, 16 बरस शिक्षा का काल है, उनकी शिक्षा होती है, उनकी ट्रेनिंग होती है, यानी कि देवव्रत को योग्य बनना है हस्तिनापुर के। तो सही समय का अर्थ यहाँ पर योग्यता है। योग्यता का आधार यहाँ पर शिक्षा होगी, और शिक्षा के लिए एक समय चाहिए जिसके लिए वो ऋषि वशिष्ठ से, बृहस्पति से, भार्गव से, भगवान परशुराम से, सभी से समय समय पर शिक्षा ले पाएँ और खुद को एक कुशल और योग्य शासक कह लें, युवराज कह लें या सेवक कह लें के तौर में हस्तिनापुर पे स्थापित करें। क्योंकि अंततः एसोसिएशन का द पर्पस ऑफ कोइटस इज टू यील्ड अ योग्य शासक और अ संतान और अ सेवक फॉर द हस्तिनापुर, जो भारतवर्ष के प्रिंसिपल्स को, आइडियल्स को, ऑब्लिगेशंस को अपहेल्ड कर सके। दैट वाज द पर्पस ऑफ द देवव्रत। द बर्थ ऑफ द देवव्रत इज लाइक दिस। तो वो देवव्रत जन्म से ना जाना जाए, यानी कि कर्म को प्रधानता है, वह शांतनु का पुत्र है, यह जन्म है। हालांकि मैं आपको ये सिद्ध कर दूंगा और ये आप मानेंगे कि शांतनु के समय से वो सिस्टम ऑफ इंस्टीट्यूशन एक पॉइंट पे डिग्रेड होगा जो भरत ने चलाया था कि कर्म को प्रधानता देनी है, जन्म को नहीं। कर्म दैट इज़ द मेरिट, लाइन ऑफ डिसेंट ब्लड वाइज वही चले ऐसा नहीं, वंश ऐसा नहीं होना चाहिए। उत्तराधिकार उसी का जिसको डिज़र्व करता है वो पर्सन, वही वहाँ पर आना चाहिए। क्योंकि अधिकार राज्य का, अधिकार भारतवर्ष का, अधिकार राज्य की संपत्ति का आपकी निजी नहीं है, तो आप हमने उन्हें निजी जनों को दें, विवेक यह नहीं होता। निर्णय इस आधार पर हो कि कौन उस संपत्ति, उस धरोहर, उस समाज के साथ न्याय करेगा। चुनाव इस आधार पर हो। तो यह भी एक चुनाव है, नामांकन, नॉमिनेशन नहीं है, इट इज़ अ चुनाव काइंड ऑफ, जिसके कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं और ये फ्री एंड फेयर ही होने चाहिए। तो देवव्रत जन्म के आधार पर युवराज हों इसलिए नहीं, कर्म के आधार उनके मुकाबले कोई ना हो, इसके लिए सही समय का इंतज़ार ज़रूरी था। गंगा ने यह योगदान दिया। इसलिए देवव्रत जब स्वयं को गंगा पुत्र कहते हैं, तो गंगा का अर्थ यहाँ पर देवव्रत की आइडेंटिटी है इन द फॉर्म ऑफ कुशल राजनीतिज्ञ, कुशल योद्धा, शस्त्रधारी, शास्त्रों का ज्ञाता, रणनीतिकार, कुशल पुत्र, कुशल प्रजा का सेवक और राजन। ये आइडेंटिटी देवव्रत की गंगा से है, क्योंकि गंगा ने कंसेप्ट सही समय का दिया और सही समय ने देवव्रत को निर्मित किया। जन्म लेना और निर्माण होना में अंतर है। जन्म हो चुका था, निर्माण करना बाकी था, और देवव्रत का यह निर्माण उन संस्थाओं से हुआ, उन ऋषियों से, उन देवताओं और भगवानों से जो देवव्रत को परिभाषित करती है शिक्षा। यह कर्म के आधार पर देवव्रत आज डिज़र्व करते हैं हस्तिनापुर का सिंहासन। तो यहाँ भी एक कंसेप्ट पे, शांतनु के एंड पे जो कंसेप्ट फॉलो हो रहा है वो यही है कि वो जन्म के आधार पर इंस्टॉल करेंगे, एज ए युवराज घोषित करेंगे देवव्रत को। लेकिन देवव्रत की लेजिटिमेसी इस बात से आती है कि वो शांतनु को सही समय में प्राप्त हुए, वो निर्मित हो चुके थे, उस समय में वो निर्माणाधीन थे, वो वेल स्किल्ड, वेल वर्स्ड, वेल एजुकेटेड थे, वही मोस्ट डिज़र्विंग थे। ये उन्होंने सदैव प्रमाणित भी किया है। छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के शांतनु से पूछते रहते थे, इससे प्रमाणित होता था कि ही इज़ वेल वर्स्ड, वेल स्किल्ड, जिसके कुछ प्रमाण अभी भी मिलेंगे। लेकिन ये कहानी है, यह है देवव्रत जो आने वाले समय में भीष्म कहलाएंगे। इतनी कहानी समझ आई? एक आधार मैंने यह दिया था कि गंगा ने अपने 7 पुत्रों को बहाया, तो हमने अर्पण का सिद्धांत दिया और कहानियाँ समझाई। हमने आपको यह भी बताया कि हर चीज़ के पीछे का कॉज इफ़ेक्ट बताना भी अनिवार्य है। तो एक तरफ जहाँ पर बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस आए
टीचिंग्स के नाम पर, लेसन्स के नाम पर, वहीं पर यह कहानी भी आई कि श्राप मिला था महाभीषक के तौर पर। शांतनु पिछले जन्म में इंद्र की सभा में थे। तो हमने कॉज इफेक्ट का साइंटिफिक मीनिंग भी बताया। वहीं गंगा अंततः जाते हुए शांतनु को यह भी समझाती हैं कि यह आठों भी वसुपुत्र हैं और इन्हें भी श्राप मिला था कि इन्हें मृतलोक में आना है। मैं आधार बनी इन्हें यहाँ ला करके मुक्ति दिलाने का, तो मैंने सातों को प्रभावित किया। लीजिए, देवव्रत अब मुक्त ना हो पाया, आपने इसे बचा लिया, रोक लिया, अब इसकी मुक्ति नहीं होगी, ये श्राप में आगे बढ़ेगा। तो एक तरह से देवव्रत का बच जाना वरदान ना होके कंटिन्यूटी ऑफ द श्राप भी है। ओके, इस चीज़ को भी दिमाग में रखना है। और जो 7 वसुपुत्र खत्म हुए, तो यहाँ गंगा हत्यारी नहीं हुई, क्योंकि गंगा निमित्त है किसी कार्य का और कार्य है श्राप। उन्हें श्राप था वसुपुत्रों के तौर पर, गंगा उस कार्य को संपन्न करने का निमित्त बनी, तो जस्टिफाई हुआ कि गंगा हत्यारी नहीं थी, गंगा ने केवल उन्हें मुक्ति दिलाई। आई बात समझ में? ग्रंथ अपने आप में बैलेंस्ड है हर मायने में, लाइफ टीचिंग्स भी देता है, हर कार्य को बैलेंस भी करता है और कॉज एंड इफेक्ट भी सिखाता है। अब अंततः खुशहाली से शांतनु और देवव्रत राज्य में वापस आए। शांतनु विछोह की पीड़ा से मुक्त हो रहे थे, उन्हें पुत्र मिल चुके थे और राज्य को उनका युवराज भी मिलने ही वाला था। जीवन अच्छे से चल रहा था। देवव्रत के जीवन शैली से, उनके व्यवहार से ये दिखता था कि वो बहुत गुणी हैं, वो बहुत ही शिक्षित हैं। पिता महाराज कह करके वो पुकारा करते थे शांतनु को। पिता एक निजी संबंध है वो महाराज, ये वो हर बार स्थापित करते थे। यह सब अच्छे से चल रहा था। इस दौरान एक घटना आती है जिसका विवरण मैं करना चाहता हूँ उस समय के समाज को समझाने के लिए। एक व्यापारी घोड़ा लेकर के आता है और वो यह कहता है, महाराज मैं घोड़ा लाया हूँ, ऐसा घोड़ा है जो कहीं नहीं होगा, आप आइए देखिए और उसे पहचानिए। जब वो बाहर आते हैं, शांतनु बाहर आते हैं, देवव्रत बाहर आते हैं, तो व्यापारी कहता है, महाराज कोई राज्य, कोई नगर, कोई राजा इस पर घोड़े पर काठी नहीं डाल पाया, तो अगर आप काठी डाल देंगे तो घोड़ा आपका, लेकिन ये कोई डाल नहीं सकता। तो व्यापारी को यहाँ शांतनु जो कहते हैं समझना जरूरी है। शांतनु को व्यापारी कहते हैं कि अगर घोड़ा उतना उत्कृष्ट हुआ जितना तुम कहते हो, तो मैं तुम्हें वैश्य से क्षत्रिय बना दूंगा, यानी कि मैं तुम्हें 50 ग्राम दूंगा। 50 ग्राम मने गांव, मैं तुम्हें 50 गांव दूंगा, यानी कि भूमि दूंगा, और भूमि के पालक तुम होंगे, तुम क्षत्रिय हो जाओगे। क्षेत्र जिसके पास वह क्षत्रिय हो जाएगा। क्षत्रिय शब्द की कई परिभाषाएं आगे भी आएगी, लेकिन ये क्षत्रिय मतलब कि ये जो क्लासिफिकेशन है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये इतनी रिजिड जन्म के आधार पर नहीं है। ये स्किल्स, परफॉर्मेंसेस, अपहोल्डर ऑफ द प्रिंसिपल्स, अपनी बात, अपने वचन को रखने वाला, ये गुण पर आधारित ज़्यादा है। उस व्यापारी की बात सत्य सिद्ध होगी कि ऐसा गुणी योग आपने घोड़ा नहीं देखा होगा। यह बात जो आपने जो गुण सिद्ध किया, अपना वक्तव्य सिद्ध किया, इस आधार से तुम्हारी रुतबा, तुम्हारा स्टेटस आएगा क्षत्रिय का, तो फिर तुम डिज़र्व करते हो वो रोल्स प्ले करने के लिए जो क्षत्रिय प्ले करता है। तुम में वो स्किल्स हैं। तो दैट वाज द फ्लैक्सिबिलिटी। इस डायलॉग से ये समझ आता है कि एक मोबिलाइजेशन इन द सोसाइटी थी, लो से अपवर्ड और अप से लोवर्ड। आप अपवर्ड जा सकते थे, आप लोअर भी होते थे। आई बात समझ में? मैंने पहले ही भारत के समय में बताया, भारद्वाज अभिमन्यु सक्सेसर बना, जबकि भारद्वाज ब्राह्मणास, जबकि जो प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी है, रूलिंग की जिम्मेदारी है, किंगडम की जिम्मेदारी वो क्षत्रियों पर है। लेकिन यहाँ गुण है, अभिमन्यु में वो गुण है, तो वह उस पोजीशन पर है। यह कंसेप्ट है। क्षत्रिय ब्राह्मण एक आइडियोलॉजी है, एक गुण तत्व है, एक मेरिट है, एक कर्म है। यह जन्म पर उतना निर्भर नहीं कर रहा, लेकिन जन्म के साथ अगर वो कर्म भी है तो नो प्रॉब्लम, नो वरीज एट ऑल। जैसे कि गंगापुत्र में जन्म से क्षत्रिय गुण थे, कर्म से भी वो गुण आए 16 बरस के एजुकेशन के बाद, तो वो सेटिस्फाई करते हैं। ये वक्तव्य हमें बताता है कि भारतवर्ष के तहत अगर भारत की सभ्यता को हम देखें, ये प्राचीन काल से ही मेरिट होल्डर है, मेरिट को ही सपोर्ट करती है, कर्म को ही समर्थन देती है। आई बात समझ में? वे इन वक्तव्यों से भी समझ आता है। जीवन खुशहाल चल रहा था, अब जीवन में बड़े घटनाक्रम होने ज़रूरी थे, जीवन परिवर्तित होगा।
एक समय की बात है, उसी घोड़े पर आगे निकल गए चलाने के लिए, क्योंकि काठी डाल दी देवव्रत ने, क्योंकि सयाने थे। घोड़ा अपनी परछाई देख करके डर रहा था, उन्होंने घोड़े की दिशा बदली, घोड़ा डरना बंद हो गया और घोड़े पर बैठे और चले गए। इससे उन्होंने अपनी ज्ञान का परिचय भी दिया। घोड़े पर जाते जाते उन्होंने देखा कि शल्व राजकुमार इनकी टेरिटरी में एंटर होता है। अकेले ही शल्व राजकुमार को पराजित कर देते हैं, उसे पकड़ करके राज्य में ले आते हैं। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि खुद से उसे सज़ा नहीं दी गई देवव्रत के द्वारा, जबकि पूरी सेना परास्त, सज़ा देने का अधिकार महाराज का है। यानी कि इंस्टीट्यूशंस बहुत स्ट्रांगली इस्टेब्लिश की गई है। ऐसा लग रहा है कि समाज बड़ा ही प्राचीन है और बार बार समाज को याद दिलाया जा रहा है कि एक ऑर्डरली मैनर में हमें कंडक्ट होना, जिस ऑर्डरली मैनर में स्टेटसेस आर देयर, जिसके मुताबिक रोल्स आर देयर। तो द स्टेटस ऑफ द महाराज इज अ सुप्रीम स्टेटस। तो जो उस स्टेटस के तहत रोल परफॉर्म करने वो वही करेंगे। पावर मेरे पास इनफ होगी कि मैं शल्व राजकुमार को अभी ख़त्म कर दूं, लेकिन इसका नतीजा निकालने का अधिकार महाराज के पास है। तो महाराज के पास लाते हैं कि महाराज देखिए, तो महाराज उसे सज़ा देने को ही होता है कि महामंत्री क्या सज़ा दे। तो महामंत्री कहते हैं कि इन्होंने हमारी सीमाएं पार करना चाहा। तो देवव्रत शल्व राजकुमार पर आक्रमण करते हैं क्योंकि वो सीमा का अतिक्रमण करना चाहता है। तो राज्य के लिए सीमाएं बड़ी होती हैं। द स्टेट के लिए टेरिटरी इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि स्टेट, राज्य एक तरह से उस समाज की राजनीतिक तौर पर इच्छाएं हैं, अभिव्यक्ति हैं कि वो समाज अपने आप को राजनीतिक तौर पर किस तरह से ऑर्गेनाइज करना चाहता है। तो जब उस समाज की कोई भूमि यानी कि कोई क्षेत्रीय सीमाएं ही नहीं रहेंगी, उन्हें ही कोई एनक्रोच करता रहेगा, तो जो एनक्रोच कर जाएगा फिर उस क्षेत्र में सिद्धांत उसके चलेंगे। इस समाज का वहाँ सर्वाइव कर पाना इम्पॉसिबल हो जाएगा, इसका कैरेक्टर बदल जाएगा, ये अपने ओरिजिनल कैरेक्टर में नहीं रह पाएगा। इसलिए राज्य के लिए सीमा बड़ी बात होती है, क्योंकि सीमाएं जाते ही राज्य वह नहीं रह जाएगा जो समाज ने देखा था, राज्य वो हो जाएगा जो नया राजा होगा और उस समाज के मुताबिक। तो इसलिए सीमाओं को लेकर विवाद बहुत रहते थे पहले, और देवव्रत भी या ना देख पाए। शल्व कुमार को कहते तो इन्होंने सीमाओं का अतिक्रमण करना चाहे ना, मृत्युदंड दिया जाए। वहीं फिर से अपनी 16 बरस की शिक्षा और व्यक्तित्व को लेकर के फिर से एंटर होते हैं देवव्रत, और वो कहते हैं, पिता महाराज यदि आज्ञा है तो मैं कुछ कहूँ। तो कहते कहिए। वो कहते हैं कि यदि भारतवर्ष को बनाए रखना है, यदि अखंड भारत को बनाए रखना है, तो इसका आधार यह है कि हम लोगों को जोड़ना सीखें। हमें दंड विधि में परिवर्तन लाने होंगे, वो इस तरह से कि जहाँ बात प्रेम से चल सकती है हमें चलानी चाहिए। मित्रता का भाव बड़ी बात है, मैत्री के आधार पर आप अखंडता को बनाए रख सकते हैं। मित्र बना करके इनसे हम इनकी निष्ठा हासिल कर सकते हैं। अखंड भारत के लिए यह अनिवार्य है, इन्हें शत्रु बना करके नहीं। शत्रुओं का सदैव दमन करके रखना पड़ता है, उसके लिए शक्ति का आधार चाहिए, शक्ति का निरंतर सृजन चाहिए और शक्ति का निरंतर एक्टिवेट करके इम्प्लीमेंटेशन चाहिए। लेकिन मित्रता का भाव स्वतः ही आपके सिद्धांतों को, आपके आइडियल्स को बनाए रखता है। ये बड़ी चीज़ है। इसके लिए शक्ति का सृजन करना उतना अनिवार्य नहीं, और शक्ति जितनी कम एग्जीक्यूशन में आए उतना बेहतर। ये एक हैप्पी स्टेट होता है। ये सुन करके वह बहुत बड़े खुश हुए। कहते आपने प्रमाणित किया कि आप में वह गुण है। शल्व कुमार को माफ़ किया जाता है, उन्हें सादर पूरे आदर सम्मान के साथ उनके राज्य वापस भेजा जाता है, और वो मित्र हो जाते हैं किसके, हस्तिनापुर के। अब आगे से हमेशा के लिए टेरिटरी सिक्योर है। एटलीस्ट अब जब कोई टेरिटरी पे आक्रमण भी करना चाहेगा, शल्व कुमार उसको प्रोटेक्ट करेगा, इस टेरिटरी को। दैट वाज द अनदर कंडक्ट कि हमें कोशिश ऑल द टाइम करनी है, बीइंग ऑफिसर, बीइंग अ नेशन, दैट वॉर इज़ नॉट द सोल्यूशन, that all the time that punishment is not the solution. Agar if it is able to do it with some kind of friendship, with communication, with healthy relationship, we must explore such options. हमें इन ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर करना चाहिए। इसलिए आज के यदि समय की बात करें तो अधिकतर राजनीतिक संबंध और समीकरण डिप्लोमेसी पर बेस्ड हैं, कूटनीति पर बेस्ड हैं, जिन पर ज़्यादा हावी शक्ति नहीं रहती,
ज़्यादा हावी यह रहता है कि किस तरह से अपने हितों की पूर्ति आप करते रह सकते हैं, उनके हितों को नुकसान पहुँचाए बिना। अब दोनों एक दूसरे के लिए म्यूचुअली बेनिफिशियल कैसे हो सकते हैं, इसे समझिए। क्योंकि स्टेट ऑल द टाइम पावर के अराउंड रिवॉल्व नहीं करता। ये सत्य है कि कूटनीति के लिए शक्ति चाहिए। शल्व कुमार को भी हस्तिनापुर की मित्रता इसलिए स्वीकार्य थी क्योंकि कुछ क्षण पहले ही वो देवव्रत का पुरुषार्थ देख चुके थे, पराक्रम देख चुके थे। इसलिए अब वो गौरवान्वित थे कि देवव्रत मेरा मित्र होना चाहता है। यह भी जरूर तो शक्ति आवश्यक है मित्रता के लिए, शक्ति आवश्यक है मित्रता के लिए, कूटनीतिक संबंधों के लिए, लेकिन ये एक बार के लिए आवश्यक रहती है, फिर निरंतरता बनी रहती है संबंध के सौहार्द के आधार पर। आपको उसे मधुर बनाए रखना, ये बड़ी चीज़ है। तो इससे शक्ति का सृजन और प्रयोग कम होता है। आई बात समझ में? मधुरता के भाव ज़्यादा बढ़ते हैं और समाज में अंततः शक्ति के आधार पर दमन अधिक हो सकता है, लेकिन समाज एकजुट चलता है मधुरता के आधार पर, सौहार्द के। तो सोसाइटी के लिए ऑलवेज हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं? आपसी सौहार्द हो, कॉमन ब्रदरहुड हो। यह संबंध अपनाने का प्रयास उस समय में देवव्रत ने किया, यह बड़ी चीज़ है। दिन ब दिन शांतनु देवव्रत की शख्सियत के कायल होते चले गए। देवव्रत अपने कर्मों से उन्हें अपना, देसी भाषा में कहें तो, फ़ैन बनाता चला गया। समय आगे बढ़ा, एक दिन दोनों शिकार पे गए। शिकार भी अनिवार्य होता था, कभी इस पर भी चर्चा करेंगे। शिकार पर गए, खेमे लगे रहते थे। देवव्रत पहुंच गए खेमे में, लेकिन शांतनु वापस ना आए। दोपहर हुई, फिर शाम हुई। देवव्रत बार बार महामंत्री से पूछते रहे कि पिताजी लगता है शिकार के पीछे काफ़ी दूर तक चले गए। महामंत्री बताते रहे कि महाराज अक्सर चले जाते हैं शिकार के पीछे, अक्सर चले जाते हैं, कोई बात नहीं, आप चिंता ना करें। शांतनु का जीवन एक नए अध्याय की ओर बढ़ रहा था। शांतनु ने एक वृक्ष के पीछे यमुना नदी, अब नदी गंगा नहीं है, अब नदी यमुना है, यमुना नदी के किनारे एक स्त्री को देखा। वो नाव पर बैठी थी, एक तरह की नाविक कह सकते हैं, मल्लाह भी कह सकते हैं। नाव चलाना उसका कार्य था, यात्रियों को एक किनारे से दूसरे किनारे पहुंचाना, यानी कि वो दिशा देती थी। एक भाव से देखें तो उसका कार्य दिशा देना है। दिशा देंगे तो नाव चलेगी, एक तट से दूसरे तट तो लोगों को पार लगाना है। इसका नाम सत्यवती है। शांतनु उसके पास जाते हैं, उससे बहुत खूबसूरत गंध आती थी, जैसे कस्तूरी मृग से आती है, उससे भी बड़ी प्रबल गंध। इसके कई नाम हैं सत्यवती के, मैं इसके विषय में भी चर्चा करूंगा। शांतनु उनके पास गए, नाव पे बैठ गए, कहते मुझे उस पार ले चलें। सत्यवती ले चली। तट आ गया, कहते तट आ चुका है। तो महाराज कहते मैं, ये तट नहीं, मेरा तट उस पार है, वहाँ ले चलो। तट से तट सत्यवती ले जाती रही, कोई किनारा नहीं। अंततः उसने पूछा आपको किस ओर जाना है? कहते मुझे किस ओर जाना है मुझे ही नहीं पता। तो कहते आपको ही नहीं पता कि आपको किस ओर जाना है? तो शांतनु में और उनमें बातचीत होती रही। अंततः शांतनु ने उन्हें कहा कि मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। नाम पूछा, बताया सत्यवती। बोला मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ, मैं हस्तिनापुर नरेश शांतनु। कहती इसका फैसला तो मेरे पिताजी करेंगे। तो यहाँ से वुमेन की सोशल सिचुएशन भी क्लियर हो रही है कि जो वुमेन के रिलेटेड फैसले हैं, पहली चीज़ वुमेन कार्य करती है, जो फीमेल है वो वर्क करती है, वो इंडिविजुअली वहाँ पर फेरी वर्क कर रही है, नाव एक दिशा से दूसरी ओर ले जाने का कार्य कर रही है। शी वॉज वेरी वेरी मच इंडिपेंडेंट इन दैट स्फेयर, दैट वॉज वन थिंग, वुमेन ऐसा कर रही है। लेकिन दूसरी ओर जैसे ही निर्णय लेने की बात आई, विवाह संबंध, तो इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली, जिसमें कि द पोजीशन ऑफ द मेल दैट इज़ द फादर, वो सुपीरियर है, सुप्रीम है। कुल का पति ही निर्णय लेगा, ये बड़ा निर्णय है। तो ऑफ़र किसने किया है मैटर नहीं करता। हस्तिनापुर नरेश ने ऑफ़र किया, महाराज ने ऑफ़र किया, बहुत अच्छी बात है, सही बात है, लेकिन पिताजी फैसला लेंगे। ऐसा लगता है फिर से जैसे समाज प्राचीन है और बार बार याद दिलाया जा रहा है कि एक सोसाइटी को एक ऑर्डर में रहना है ताकि अराजकता ना आए। ऐसा नहीं है कि महाराज मेरे साथ हो गए हैं और अब मैं अपने मन की कर लूँ, फैसला ले लूँ, पिताजी क्या ही कर लेंगे।
इंडिपेंडेंटली पूरी नदी पार कराने की क्षमता रखती हैं, लेकिन फैसला विवाह का पिताजी लेंगे, ये सोशल ऑर्डर है। तो सोशल ऑर्डर मेंटेन करने की बात बार बार समझ आ रही है, और उस सोशल ऑर्डर में पोजीशंस हैं सबकी अलग अलग, जिसमें पिता की एक पोजीशन है और पिता फिर निर्णय लेंगे। और यहाँ पर महाराज को समझाया जा रहा है कि आप महाराज हस्तिनापुर के होंगे, आप महाराज हैं अपने भारतवर्ष के, और उसी में हम भी फॉल कर रहे हैं। इट इज़ अ काइंड ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। आप एक पॉलिटिकल स्टेट को हैंडल करते हैं, बट एक डिफरेंट एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है इंडिपेंडेंटली समवेयर, इट इज़ द सोसाइटी। और सोसाइटी के तहत इंस्टीट्यूशनल हैं, सोशल इंस्टीट्यूशंस। देयर इज़ अ फैमिली, द फैमिली इज़ अ काइंड ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन। वहाँ पे डिसीजन मेकिंग एंड डोमिनेंस इज़ रिलेटेड टू द फैमिली, इट इज़ विद द फादर, यू कैन नॉट ओवर पावर। तो बाद में देखें तो अभी रिसेंट जाए तो मूल्य बदले, लड़की पसंद आई उठा ली, है ना, राजा महाराजा कुछ देखे हमने, समय बदला, निकाल ली, जीत ली, छींट ली, ऐसा नहीं। महाराज हैं, पहले उन्होंने सत्यवती से उनकी इच्छा जानी कि आपको स्वीकार्य है। सत्यवती ने कहा कि संशय ही कहाँ है। फिर सत्यवती ने कहा फैसला पिताजी लेंगे। तो आगे से महाराज ये कह रहे हैं कि मैं भारतवर्ष हूँ, ऐसा नहीं, का नरेश हूँ, मैं हस्तिनापुर का नरेश हूँ। कह रहे अवश्य। पिताजी कौन हैं? तो कहती दाशराज, मेरे पिताजी दाशराज। यानी कि सत्यवती मत्स्य कन्या थी, मत्स्य कन्या, द फिशर वुमेन, और पिता है दाशराज, उन मत्स्य वर्ग के लोगों के चीफ। तो दाशराज कहते, दशराज कहते ठीक है। शांतनु आपको पता है उन्मत्तता में है ऑलवेज, पहले गंगा, इस बार तुरंत चले गए कहाँ? दशराज के पास। दशराज ने समझा कोई अतिथि हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि जन जन कण कण में नरेश व जान पहचान है, लोग बस रहे हैं, कुशल हैं, खुशहाल हैं, राजा से कभी मिले भी नहीं। शांतनु पहुँचे और कहते अतिथि का स्वागत है। शांतनु ने इंट्रो नहीं दिया, अतिथि का स्वागत है। शांतनु एंटर हुए, बैठिए, बैठ गए, बातचीत शुरू हुई। उन्होंने कहा कि मैं, और दशराज उनके साथ बैठ गए। शांतनु ने उन्हें नहीं रोका, कंफर्टेबल। और फिर बातचीत हुई तो वो कहते हैं कि मैं हस्तिनापुर नरेश शांतनु। वो खड़े हो गए, कहते भरतवर्ष नरेश शांतनु आपका स्वागत। क्षमा करें, मुझे पता नहीं था, मेरी कुटिया में आप पधारे हैं। तो फिर कहते बस मैं, कस्तूरी मुझे खींच लाई। तो दशराज समझ गया कि क्या है। कहते मैं समझ गया, पर मेरे कानों को क्यों अधिकार ना हो कि मैं सुनूं? बोलिए आप क्या चाहते हैं। वो बताते हैं कि मैं सत्यवती से विवाह करना चाहता हूँ। कहते इससे बड़ा अभाग्य नहीं हो सकता। सत्यवती के भाग्य में था कि वह राज करेगी, आपको आना ही था, मैं आपका इंतज़ार कर रहा था। ठीक है, करिए। परंतु, यह परंतु शब्द जो है ये एकदम से गुस्सा दिलाता है। महाभारत के कैरेक्टर में जब भी परंतु आता है तो गुस्सा आता है, क्योंकि यहाँ से कहानी पूरी टर्न होती है हर बार। जब दशराज ने परंतु कहा तो हस्तिनापुर नरेश समझ गए, कहते इसमें परंतु की आवश्यकता कहाँ थी। तो दशराज कहते हैं कि बुरा न मानिए नरेश, मेरी पुत्री के भाग्य में राज्य लिखा है, उसकी संतान राज्य करेगी, आपसे विवाह हो करके ये हो नहीं सकता। आपके पुत्र हैं, आपने उन्हें युवराज घोषित किया है। तो वहाँ पर शांतनु कहते हैं ये हो नहीं सकता, मैंने अपने पुत्र देवव्रत को युवराज घोषित किया है और ये सत्य है। सत्यवती की संतान वह स्थान नहीं ले सकती, यह शर्त आपकी ठीक नहीं। आप कोई और प्रतिबंध लगाएं मुझ पर, मैं उस प्रतिबंध को स्वीकारूंगा। राजा हैं, महाराज हैं, उनकी टेरिटरी होगी भारतवर्ष, उनकी है अपनी किंगडम हस्तिनापुर, स्टेट के बिहोल्डर वो हैं, नीतियां बनाते हैं, सब ठीक है, लेकिन डॉन नहीं है कि घर के स्तर पर भी उन्हीं का राज चलेगा। फैमिली एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, फैमिली से सोसाइटी है, सोसाइटी ने खुद को पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज किया है और उसके तहत स्टेट है, तो स्टेट के भी होल्डर शांतनु हैं।
फैमिली नहीं रहेगी तो सोसाइटी नहीं, तो सोसाइटी नहीं तो स्टेट नहीं, स्टेट नहीं तो शांतनु नहीं, ये शांतनु मानते हैं। तो डिस्टिंक्ट रखा जाता है स्टेट को और सोसाइटी को, फैमिलीज़ को। फैमिली की अपनी इंटीग्रिटी है, फैमिली की अपनी रिस्पेक्ट है, ये यहाँ से प्रमाणित होता है। तो वह राज्य सफल राज्य होता है जिसमें शासक परिवारों का, समाज का, उनकी इच्छाओं का शक्ति के आधार पर अतिक्रमण नहीं करते। यानी कि अगर आप भारत के मौजूदा या विश्व के मौजूदा समीकरणों की बात करें, वह गवर्नमेंट, वह राज्य सफल राज्य, वह गवर्नमेंट सफल गवर्नमेंट, वह प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सफल होगा जो परिवारों की डिग्निटी को, रिस्पेक्ट को इंटैक्ट रहने देगा, जो उनकी प्राइवेसी का सम्मान करेगा, जो शक्ति और बल का प्रदर्शन करके उनके निर्णयों को बदलना ना चाहे, उनकी बिजली पानी काट करके, इनकम टैक्स की रेट्स डलवा करके या कुछ भी करके उनके निर्णयों को बदलना ना चाहे, जो निर्णय फैसले चुनाव पर करवाए। तो चुनाव 1-5 वर्ष में होकर के ही केवल लोकतांत्रिक सरकारें नहीं बनती, प्रति निर्णय में राजन चुनाव की बात करते हैं। सत्यवती ने चुना उन्हें, कोई ज़बरदस्ती नहीं थी। दाशराज भी चुनेगा इन्हें, और एक दाशराज एक भारतवर्ष राजा पर प्रतिबंध लगाता है। प्रतिबंध यह है कि मेरा प्रतिबंध यह है कि मेरी पुत्री की संतान राज करे, और महाराजा प्रतिबंध सुन रहे हैं। यह सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एंड फैमिली, क्योंकि मांगने कौन आया है? मांगने कौन आया है? शांतनु। क्या मांगने आया है? पुत्री। और यहाँ पर दशराज क्या कह रहा है? मैं धनी हो जाऊंगा अपनी पुत्री आपको दान दे करके। तो शांतनु क्या समझाता है कि सत्यवती को वस्तु नहीं जो आप मुझे दे देंगे। तो दान शब्द यहाँ पर बड़ी चीज़ है। यहाँ पर एक वक्तव्य सुनाना चाहता हूँ। एक कल परसों से एक ऐड घूम रही है टीवी पे, जिसमें कोई हीरोइन पूछ रही है कि मैं कोई आर्टिकल या थिंग हूँ जिसे दान कर दिया जाता है। मैं नहीं जानता वो किस बेस पर पूछ रही है, लेकिन शायद पढ़ाना भी ज़रूरी है उसे। तो शांतनु से पूछते हैं कि क्या चाहिए? दशराज कहते हैं मैं क्या दे सकता हूँ? तो शांतनु कहते हैं तीनों लोकों में, ब्रह्मांड में कोई और नहीं दे सकता जो आप दे सकते हैं, केवल आप दे सकते हैं। तो पहली बात तो ब्रह्मांड में जो कोई नहीं दे सकता, केवल दशराज, यानी कि एक पिता के ही पास वह अधिकार होता है। ये पहली चीज़। ब्रह्मांड में किसी और के पास वस्तु होती तो शांतनु अपने सामर्थ्य से किसी और से प्राप्त कर लेता, ब्रह्मांड में किसी और से प्राप्त कर लेता, जबरन हासिल कर लेता, दमन करता, दबाव से प्राप्त कर लेता। लेकिन शांतनु यहाँ किस रूप में खड़ा है? और दान किसे दिया जाता है? दान किसे दिया जाता है? जो मांगने आता है। तो जो दान दे रहा है और जिसका दान दिया जा रहा है वो नीचे नहीं हुए, पहले मांगने वाला आपसे मांग रहा है। ये बड़ी चीज़। और मांग जो रहा है वो अपने कुल, अपने समाज, अपने गौरव की प्रतिष्ठा आगे बढ़ाने के लिए मांग रहा है। दो समाजों को जोड़ने के लिए, परिवारों को जोड़ने के लिए मांग रहा है। इसमें अब जब आप दे रहे हैं तो ये नहीं कि आपके घर में खुट्टे से कोई बंधा है, बाद में जाकर के रीतियों में परिवर्तन हुआ, गलत हुआ, प्रवृत्ति बदल गई, गलत हुआ, लेकिन जो दे रहा है, तो दान देने वाला कौन होता है? दान देने वाले का स्टेटस क्या होता है? कर्ण अगर जाना जाता है और किताबों में पढ़ाया जाता है तो दानवीर कर्ण के रूप में पढ़ाया जाता है। आपसे दान किस चीज़ का मांगा जाता है? जो आपकी सबसे बहुमूल्य संपत्ति होती है, सबसे बहुमूल्य संपत्ति होती है। कर्ण से उसके कान और कुंडल मांगे गए, उसने दिया, जिसके बिना वो क्या हो जाता? उसकी पराजय सुनिश्चित थी उसके बिना। तो पिता के पास सबसे बड़ा क्या है? उसका पुत्री धन। तो पुत्री को यहाँ धन माना गया, यह बताया जा रहा है यहाँ पर। धन पैसे के रूप में नहीं, धन गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सचेंज में नहीं, धन वह जिससे आपकी समाज में आइडेंटिटी होती है, धन वह आपकी जिससे सोसाइटी में प्लेसमेंट होती है, धन वह आप जिसकी वजह से आपकी पोजीशनिंग होती है। और यह समाज का आधार कम्युनिटी होती है, कम्युनिटी का आधार फैमिली होती है, फैमिली का आधार महिला को बताया गया है। जो महिलाएं ही ना हो तो परिवार का आधार ना हो। एक घर को दूसरे घर से जोड़ करके एक कुल बनाने का, एक कुल को कुलों से जोड़ करके एक समाज बनाने का कार्य महिलाएं करती हैं। और यही समाज ने राज्य बनाया था।
तो समाज का आधार है वह, इस आधार पर धन है, यानी कि मूल है किसी चीज़ का, अर्थ है तो धन है, इस आधार में कहा गया है। तो समाज का अर्थ है इसलिए धन है, और इसे देने का अर्थ यहाँ पर यह है कि आप एक सोशल फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। यह सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा एक दौर का, द फॉर्मेशन ऑफ द सोसाइटी, इसलिए यह दान है। और देने वाला इसलिए धनी है, और जो दिया जा रहा है वह धन है, और जो मांग रहा है उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि उसे इसे सहेजना है, और इसी के आधार पर निर्माण होगा। ये बहुत डीप कंसेप्ट्स हैं, इसे समझना जरूरी है। फिर वस्तु से जोड़ा, चीज़ों से जोड़ा, वो एक अलग बात है, लेकिन यह कंसेप्ट है। तो पिता की पोजीशन, फैमिली की पोजीशन इंटैक्ट है। राजा हैं, महाराजा हैं, क्या हैं, अलग है। राज्य के तहत, परिवार के तहत पिता है। पुत्री की अपना अस्तित्व है, काम पे भी है, इंडिपेंडेंट भी है, अपनी स्वीकृति भी दी है महाराजा को, पिता ही निर्णय लेंगे, लेकिन स्वीकृति दोनों ने ली, पिता ने भी और शांतनु ने भी। तो पिता ने भी पूछा, सत्यवती तुम्हारी हाँ है? कहती मेरी हाँ। लेकिन पिता का प्रतिबंध है और शांतनु को यह स्वीकार्य नहीं। शांतनु इस प्रतिबंध को छोड़ करके चले गए, कहते तुम अपनी पुत्री के लिए किसी और राजा का इंतजार करो। तो शांतनु ने यहाँ पर क्या दिखाया, ध्यान से देखिए। शांतनु पिछली बार के कंपैरेटिवली इस बार ज़्यादा स्ट्रेंथन्ड है। शांतनु अनुमद्धता में नहीं है, ध्यान से समझिए। शांतनु ने अपने अधिकार का इस्तेमाल कर लिया था। वह एक बार युवराज घोषित कर सकते थे और वो हो चुके थे, और वो देवव्रत थे, और किसी के साथ ये अधिकार बांटा ही नहीं जा सकता था, क्योंकि पदवी एक है तो अधिकार दो लोगों के पास कैसे, यह ब्रह्म के पैदा करने जैसा होता। शांतनु ने उस समय अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त की। शांतनु ने उस समय अपना आकर्षण छोड़ा सत्यवती के प्रति और वहाँ से चल दिए, लेकिन शांतनु टिक ना पाए। शांतनु किसी तरह से आए, भीष्म ने यानी कि देवव्रत ने देखा, परेशान हुए। देवव्रत बड़े दिन देखते रहे, शांतनु रोज जाते रहे। देवव्रत को चिंता हुई कि पिता महाराज इतने दुखी, चिंतित क्यों हैं। जवाब कहीं से आता नहीं। पिता महाराज से पूछते हैं तो पिता महाराज कहते हैं कि नहीं, आप अपना कार्य करिए। और मैंने बताया हायरार्की, सोशल ऑर्डर को बहुत स्ट्रॉन्ग रखा जाता था, मर्यादाओं को पार नहीं किया जाता था। मर्यादा शब्द हर बार आता है, रूल रेगुलेशंस। अब यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग डिस्कशन पेश करने जा रहा हूँ आपके सामने, शांतनु के सारथी और देवव्रत के बीच। शांतनु विवश हो गए कि पिताजी कहाँ जाते हैं रोज। सॉरी, देवव्रत विवश हो गए कि शांतनु यानी कि पिताजी कहाँ जाते हैं रोज, उन्हें जानना था। और कहाँ जाते हैं शांतनु, रोज उस वृक्ष के पीछे खड़े होकर के सत्यवती को देखते हैं, बस बात नहीं, कुछ नहीं। सत्यवती के शरीर पर वैरागी चोला धारण है, क्योंकि वह भी शांतनु से जुड़ चुकी हैं, वह भी उन्हें त्याग कहाँ पा रही हैं, लेकिन कोई मेल नहीं, कोई संबंध नहीं, कोई बात नहीं, क्योंकि शांतनु को प्रतिबंध स्वीकार नहीं। किसका? दशराज का। एक दिन देवव्रत शांतनु के सारथी को बुलाते हैं। सारथी महल खेमे में आते हैं, तंबू में आते हैं। कहते आप पिताजी को कहाँ ले जाते हैं? सारथी कहता है जहाँ वो जाना चाहते हैं। कहता वो कहाँ जाते हैं? कहते जहाँ उनकी इच्छा होती है। कहते आपकी निष्ठा को मैं प्रणाम करता हूँ। आप पिताजी के सारथी नहीं, मित्र हैं। और आपको बताऊं कि जब पहली बार देवव्रत शांतनु को प्राप्त हुए थे 16 बरस के बाद, तो देवव्रत की पहली इंट्रोडक्शन शांतनु ने अपने सारथी से ही कराई थी, और ये कहा था प्रणाम करिए। तो सारथी को प्रणाम किया जा रहा है देवव्रत के द्वारा। महाराजा पुत्र को कह रहे हैं प्रणाम करिए, तो हम उन्हें ड्राइवर ना समझें। एक समय में सारथी कृष्ण भी होंगे। सारथी जो डायरेक्शन देता है, तो कुछ डायलॉग आपको यहाँ मिलेंगे भी जहाँ पे सारथी पूछता है महाराज कहाँ ले चलूँ, तो कई बार यहाँ पर शांतनु कहेंगे जहाँ तुम्हारा मन है ले चलो, यानी कि सारथी जिस पर महाराजा निर्भर भी कर सकते हैं। तो सारथी आते हैं तो वो जवाब नहीं देते, तो जानता है भीष्म, देवव्रत जानते हैं कि ये पिता महाराज के सारथी हैं, इनकी प्लेज है लॉयल्टी की, सीक्रेसी की। तो कहते हैं मैं आपकी निष्ठा के प्रति समर्पित हो गया, प्रणाम करता हूँ। लेकिन अब आप मुझे बताएं निष्ठा क्या होती है? पिता महाराज इस समय विचलित हैं, विवश हैं, उदास हैं। पिता महाराज पर राज्य खड़ा है, वह महाराज है, उन पर राज्य खड़ा है, राज्य से प्रजा का सरोकार है।
आपकी इस समय महाराज के प्रति, राजा के प्रति यह निष्ठा आपको अनिष्ठावान बनाती है अपने हस्तिनापुर राज्य और उसकी प्रजा के प्रति। आपकी निष्ठा किसके प्रति होनी चाहिए? हस्तिनापुर की प्रजा और हस्तिनापुर राज्य के प्रति या महाराजा के प्रति? यहाँ पर आप चयन करें, यह ठीक नहीं। आपकी निष्ठा राज्य के प्रति होनी चाहिए। युवराज और राज्य, राजा से ऊपर राज्य होता है। राज्य है तो हम सब हैं। तो यहाँ पर थ्योरी ऑफ स्टेट में वो ये बताना चाह रहे हैं, वो सारथी को ये सिखा रहे हैं कि तुम्हारी ये जैसे तुम लॉयल्टी समझ रहे हो और तुम मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हो, मैं पिता की विवशता का कारण जानना चाह रहा हूँ, जिससे राज्य शिथिल पड़ जाएगा कल को, और राज्य शिथिल पड़ गया तो समाज शिथिल हो जाएगा, और समाज यदि शिथिल पड़ गया तो फिर सारी सिद्धांत, सारे मूल्य सब शिथिल पड़ जाएंगे, अस्तित्व मिट जाएगा, हमारी सभ्यता और संस्कृति खत्म हो जाएगी। तो तुम्हारी निष्ठा किसके प्रति होनी चाहिए? बताओ, समझाओ। तो वो थ्योरी ऑफ स्टेट के तहत ये समझा रहे हैं कि स्टेट है तो किंग है, स्टेट है तो रूलर है। आप अटैच जरूर होंगे सभी पर्सनैलिटीज़ के साथ, यानी कि प्राइम मिनिस्टर के साथ अटैच होंगे, चीफ मिनिस्टर के साथ अटैच होंगे, मिनिस्टर्स, या आप खुद भी प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं। आप अटैच होंगे, हायरार्की ऑलवेज फॉलो करनी है, डिसीजंस ऑलवेज आपको अबाइड करने हैं। बट द थिंग इज़, इस बात का स्मरण रखना है, आप अटैच संस्था से हैं, इंस्टीट्यूशन, द इंस्टीट्यूशन ऑफ प्राइम मिनिस्टरशिप, द इंस्टीट्यूशन ऑफ चीफ मिनिस्टरशिप। संस्था बड़ी है, सिद्धांत संस्था से आ रहे हैं। अगर किसी स्तर पर आपको ऐसा लग रहा है कि जिस पर्सन के साथ आप अटैच हैं, जो उस संस्था को बिहोल्ड कर रहा है, वो पर्सन की स्टेबिलिटी या पर्सन का कोई कंडक्ट संस्था को नुकसान पहुंचा सकता है, तो आपको कदम आगे बढ़ाना होता है। क्योंकि संस्था है, राज्य है तो महाराज हैं, जो राज्य नहीं तो महाराज भी नहीं। इसके तहत सारथी स्वीकार करता है और वो बताता है, कहता ठीक है। वो कहता है वो सत्यवती को देखने जाते हैं, एक पेड़ के पीछे खड़े होकर के, वो यमुना के किनारे होती हैं। देवव्रत खुश होता है, ये बड़ी बात है। वो खुश होता है कि ये कारण है और अच्छा कारण है, क्योंकि पिता का विछोह उसे स्वीकार नहीं था। फिर वो दो ही सवाल करता है, कहते कभी सत्यवती से मिले नहीं? कहते मिले। कहते उनके पिता या परिवार से नहीं मिले? कहते मिले। देवव्रत समझ जाता है कि समस्या कहाँ है। देवव्रत सीधे पहुँच जाते हैं दशराज के पास। दशराज से मुलाकात होती है, दशराज उन्हें भी नहीं पहचानते। फिर वो बताते हैं मैं गंगा पुत्र देवव्रत। फिर वो कहते हैं प्रणाम, आप हमारे घर आए, हमारा अहोभाग्य। फिर वो कहते हैं हमारे पिताजी आपकी पुत्री सत्यवती से विवाह करना चाहते हैं, समस्या कहाँ है? तो दशराज को ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है देवव्रत के लिए। तो वो कहते मैं बता नहीं सकता आपको जो मेरे प्रतिबंध हैं। कहते क्यों नहीं बता सकते? ऐसे कौन से प्रतिबंध हैं, बताइए। कहते नहीं, उनका संबंध आपसे भी हो सकता है, मेरे पिता से जुड़ी हर चीज़ का संबंध मुझसे है, बताइए क्या प्रतिबंध है? तो कहते प्रतिबंध यह है कि मेरी पुत्री के भाग्य में लिखा है कि वह राज्य को करेगी, उसकी संतान को राज्य करना है, यह भाग्य में निश्चित है। और आप यह जानते हैं हो नहीं सकता, क्योंकि आप हैं, यह अधिकार आपको प्राप्त है। राजा शांतनु पर मैंने प्रतिबंध लगाया, उन्होंने यह अधिकार मुझे दिया नहीं, मेरी पुत्री को दिया नहीं, विवाह हुआ नहीं। तो वहाँ पर देवव्रत मुस्कुराते हैं, कहते आपने गलत इंसान के सामने यह प्रस्ताव रखा, यह अधिकार मांगा, राजा शांतनु आपको यह अधिकार कैसे दे सकते हैं? तो दशराज उनसे प्रश्न करता मुड़ करके, कहता ये क्या बात कर रहे हैं, वो महाराज हैं, हस्तिनापुर के नरेश हैं, ऐसा कौन सा अधिकार है वो नहीं दे सकते? कहते जब तक वो इस अधिकार क्षेत्र में थे कि वो अधिकार दे सकते थे, वो ये अधिकार मुझे दे चुके। अब वह पुनः ये अधिकार आपको कैसे दे सकते हैं जब वो खुद ऑथराइज नहीं है? तो इसका मतलब एक सिस्टम ऑफ हायरार्की यहाँ पर भी है, ऑथराइजेशन। देखिए, देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ पावर एंड देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ ऑथराइजेशन। आप किसी के रूल रेगुलेशन क्यों ही फॉलो कर लेते हैं, आपको पता है? वो रूल एंड रेगुलेशंस विद पावर है। पावर का मतलब अपनी विल को एग्जीक्यूट कराना। हो सकता है कई बार ये दूसरों की विल के अगेंस्ट भी हो, लेकिन आप उस विल को फॉलो पता क्यों कर लेते हैं? वो किसी अथॉरिटी के द्वारा आती है, तो पावर मस्ट बी ऑथराइज्ड। तो देयर इज ऑथराइजेशन। शांतनु के पास वो अथॉरिटी थी, तो उन्होंने युवराज का पद अब दे दिया है देवव्रत को। इंस्टीट्यूशनल सिस्टम यही कहता है। और दशराज गलत पर्सन से अब उस सेम पद की मांग कर रहा है,
सेम अधिकार की मांग कर रहा है जो शांतनु के एम्बिट में ही नहीं थी। तो वहाँ पर देवव्रत उन्हें समझाते हैं कि आपने गलत मांग रख दी, वो यह अधिकार का इस्तेमाल कर चुके हैं, मुझे दे चुके हैं, वह आपको नहीं दे सकते थे। कहते अच्छा, ये क्यों? तो यहाँ पर अब बहुत अच्छा सबक सिखाते हैं देवव्रत। कहते जो अधिकार ही वो मुझे दे चुके हैं, मेरे बिहाफ पर वो आपको कोई अधिकार कैसे दे देते? मेरे बिहाफ पर वो कोई संकल्प, कोई वचन या प्रण कैसे दे देते? यह कैसे होता? वह नहीं दे सकते थे, यह मैं ही दे सकता हूँ और कोई नहीं दे सकता इस पृथ्वी पर। वो कहते ठीक है, तो फिर आपका निर्णय क्या है? कहते मेरे पिता सत्यवती से उनका विवाह होना अनिवार्य है। मैं अभी के अभी यह घोषित करता हूँ कि सत्यवती की संतान ही राज्य संभालेगी। मैं युवराज पद का त्याग करूँगा। अब यहाँ पर दशराज उनसे एक सवाल करता है। कहता अभी अभी आपने मुझे एक शिक्षा दी कि आपके पिता आपके आधार पर वचन नहीं दे सकते। जो अधिकार क्षेत्र इसका उनका आपका है, इस अधिकार क्षेत्र का उपयोग वह नहीं कर सकते। आपके आने वाले भविष्य के वंशजों के आधार पर आप अभी वचन कैसे दे देते हैं? आपने कहा कि सत्यवती की संतान ही राज्य करेगी, आप तक ये सीमित है, आपके वंशज भी इसकी पालना करेंगे, आप इसका वचन कैसे दे सकते हैं? आपके पिता आपके आधार पर वचन नहीं दे सकते, आप कैसे दे सकते हैं? अब यहाँ पर समय है भीषण प्रतिज्ञा का। अब यहाँ पर देवव्रत आगे आते हैं और वह यह कहते हैं कि यह तब परिस्थिति उत्पन्न होगी जब मेरी संतान होगी, जब मेरा विवाह होगा। मैं पिता की खुशी के लिए, हस्तिनापुर राज्य की समृद्धि के लिए, विकास के लिए यह निर्णय लेता हूँ। मैं धरती, आकाश, चारों दिशाओं को साक्षी मान करके यह प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य की पालना करूँगा। मैं निसंतान ही जीऊँगा, मैं निसंतान ही मृत्यु को प्राप्त करूँगा। धरती आकाश डोल गए, भीषण प्रतिज्ञा हो गई और वो भीष्म हो गए। सभी ने फूल बरसाए उन पर। इतनी बड़ी प्रतिज्ञा ले ली, इतना बड़ा सामर्थ्य, इंद्रियों पर इतनी बड़ी विजय, आजीवन ब्रह्मचार्य का निर्णय। सभी ने उनका सम्मान किया। देवलोक से फूल बरसे। दशराज स्तब्ध रह गया। ऐसा निर्णय कौन सी संतान ले सकती है? संतान के रूप में उनका गुणगान सबने किया, दशराज ने किया, समाज ने किया, देवी देवताओं ने किया कि जिस भूमि पर ऐसी संतान जन्म लेती है, अहोभाग्य उस भूमि के। जिस परिवार में शांतनु के अहोभाग्य है, आप उनकी संतान हैं। लेकिन अब यहाँ पर मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। यहाँ से हस्तिनापुर की कहानी हमेशा के लिए बदल गई। सिस्टम चेंज हुआ, जो कि बेटर के लिए नहीं हुआ, वर्स्ट से वर्स्ट ही होता गया। इस एक निर्णय के आधार पर कैसे चूके हैं यहाँ पर देवव्रत, सुनिए। फूल बरसाए अच्छा है, आप समझिए कि ग्रंथ आपको समझाना क्या चाहते हैं। एक पर्सन कई रोल्स में होता है एक समय में। पुत्र के रोल के तौर पर उन पर पुष्प बरसाए गए, इंद्रजीत के तौर पर उन पर फूल बरसाए गए, वह इंद्रजीत हुए, उन्होंने इंद्रियों पर जीत हासिल की। इस निर्णय से पिता के तहत पुत्र का धर्म निभाया, पिता की खुशी का ख्याल रखा, वो इस मामले में भी सराहे गए, उन पर पुष्प बरसाए गए। उन्होंने इतनी भीषण प्रतिज्ञा ली, उन्हें भीष्म का नाम भी मिला। लेकिन अंततः विचार करने पर क्या समझ आता है? विचार करने पर यह समझ आता है कि देवव्रत यह भूल गए कि हस्तिनापुर की पद्धति क्या है। हस्तिनापुर कर्म के आधार पर राज्य देता है, जन्म के आधार पर नहीं। पहला वक्तव्य यहाँ पर देवव्रत का दशराज को कि सत्यवती का ज्येष्ठ पुत्र ही हस्तिनापुर राज्य संभालेगा। बिना उसके मेरिट, बिना उसके कर्मों का आंकलन किए, इन द कैपेसिटी ऑफ द युवराज, देवव्रत यह वचन नहीं दे सकता था। क्योंकि देवव्रत यहाँ उसी परिस्थिति में खड़े हैं जब कभी शांतनु गंगा के सामने खड़ा था। देवव्रत यहाँ केवल पुत्र नहीं है। देवव्रत यदि युवराज घोषित ना हुए होते तब भी उनका रोल केवल पुत्र के तौर में देखा जा सकता था। देवव्रत युवराज घोषित हो चुके थे।
वो भावी शासक थे, भावी सम्राट थे भारतवर्ष के, और हस्तिनापुर के नरेश भी थे। हस्तिनापुर प्रजा से भी बिलोंग करता है। हस्तिनापुर का राज्य केवल और केवल देवव्रत की निजी संपत्ति नहीं था, और ये मामला पारिवारिक स्तर पर ही तय नहीं किया जाना था। इसमें जो प्रतिबंध दशराज लगा रहा था वो राज्य से संबंधित था, और उसमें प्रजा रूपी समाज की पूर्ण सहभागिता होनी आवश्यक थी। लेकिन प्रजा का भाग्य तय कर दिया देवव्रत ने, यह वचन दे करके। फिर चाहे वो कितना ही अनस्किल्ड हो आने वाला भावी राजक, चाहे कितना ही कर्म से विमुख हो, चाहे कितना ही नॉन मेरिटेरियस हो, यह सोचे बिना वचन दे दिया गया कि प्रजा का भाग्य क्या होगा। एक सत्यवती का भाग्य, एक पिता का भाग्य परिवर्तित करने के लिए प्रजा का भाग्य कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता था। यह पहला एस्पेक्ट। दूसरा एस्पेक्ट, अभी अभी यह समझाया जा रहा था दशराज को कि पिता का अधिकार क्षेत्र ही नहीं था कि मुझे दिए हुए अधिकार को वो आपको दे देते। एक ही अधिकार दो लोगों को नहीं दिया जा सकता, और यह अन्याय होता। पिता अन्याय कैसे कर सकते थे? मुझ में और सत्यवती की संतान के बीच में से किसी सत्यवती के संतान को चुन करके मेरे साथ अन्याय होता, पिता ये ना करते। और पिता ने भी प्रीति में और नीति में से नीति को चुना था। शांतनु ने नीति को चुना, प्रीति को नहीं। संघर्ष हो रहा था। सत्यवती या फिर युवराज के रूप में देवव्रत को घोषित किया हुआ अपनी वो नीति, तो नीति को अक्षुण्ण रखा, प्रीति को नहीं। लेकिन यहाँ पर पिता का दर्द देखा नहीं जा रहा देवव्रत से, और यहाँ पर एक वचन कर बैठे। जब शांतनु आपके आधार पर दशराज को वचन नहीं दे सकते, जब आप अपने आने वाली पीढ़ियों के आधार पर दशराज को स्वयं वचन नहीं दे सकते, आप यह कैसे भूल गए कि प्रजा भी आपकी संतान है? उस प्रजा को कॉन्फिडेंस में लिए बिना उस प्रजा का भाग्य किसके हाथों में होगा, आप भी तो यह वचन नहीं दे सकते थे। यह भी तो त्रुटि हुई, क्योंकि ये एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है राजा और प्रजा के बीच में। ये एक तरह का साइलेंट एग्रीमेंट होता है। यह भी बड़ी चीज़ है। प्रजा का यह अधिकार होता है, यह जानना, समझना और स्वीकार करना कि राजन कौन होने वाला है। उसकी एक्नॉलेजमेंट प्रजा से आनी जरूरी है, उसकी लेजिटिमाइजेशन होनी जरूरी है। तो वंशानुगत होते नज़र आता है हस्तिनापुर, जन्म के आधार पर आगे बढ़ता नज़र आता है। जन्म के आधार पर तो देवव्रत के तौर पर ही हो गया था, लेकिन वहाँ भी गंगा ने कर्म स्थापित कर दिया था। अब भावी रूप में सत्यवती की संतान कैसी है यह भी पता नहीं, लेकिन वो घोषित हो चुकी है कि शासन अब उन्हीं का होगा। वो शासन सुयोग्य हो या ना हो यह भी विचार नहीं किया गया। हस्तिनापुर बना रहे, इसके लिए सदैव ही एक दास के रूप में वहाँ पर रहेंगे देवव्रत, ये अलग बात है। लेकिन आपको भी ये अधिकार किसने दिया था कि जब डिज़र्विंग कैंडिडेट आप हैं राजन के पद के लिए, आपको खुद को भी तो ये अधिकार नहीं है कि वो आप किसी और अनडिज़र्विंग कैंडिडेट को दे दें। उस पद पर राज्य का अधिकार था, राजा का कैसे हुआ? प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन पर प्राइम मिनिस्टर का अधिकार कैसे हुआ? वो तो द स्टेट ऑफ इंडिया का अधिकार है ना। स्टेट ऑफ इंडिया विल डिसाइड कि बेस्ट सूटेबल पर्सन कौन है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टरियल पोजीशन एक इंस्टीट्यूशन है, किसी निजी व्यक्ति का कोई पद नहीं। आपने भी हस्तिनापुर के सिंहासन पर, जब आपको पता है यू आर द मोस्ट डिजर्विंग और यू आर द लेजिटिमाइज्ड पर्सन, राज्य ने स्वीकार कर लिया आपको युवराज के तौर पर, कोई उस पर ओपोजिशन नहीं आई है, आपने भी वो पद किसी और को कैसे दे दिया? वो आपकी निजी संपत्ति तो थी नहीं। बिना मेरिट को जांचे, बिना मेरिट को ऑब्जर्व किए, असेस किए, ये कैसे हो गया? तो यहाँ पर भी बड़े पैमाने पर पद पैतृक हो गया, मेरिट से चूका, कर्म के आधार से चूका, जन्म के आधार पर हो गया, वंशानुगत हो गया। इसलिए गद्दी को लेकर के आगे फिर युद्ध भी नजर आएगा बड़े पैमाने पर, क्योंकि जैसे ही वो पैतृक हो गया, वो संपत्ति हो गई, राज्य संपत्ति हो गई। कैसी? निजी। और फिर निजी संपत्ति के बंटवारे को लेकर के भाइयों में युद्ध भी है। जबकि राज्य क्या है? प्रजा की सहभागिता से चलने वाली एक प्रक्रिया, यानी कि एक तरह का अग्रीमेंट, एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट, जिसको उन्होंने स्थापित किया है सोसाइटी को बेटर वे में पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज करने के लिए। इस प्रक्रिया से हम आगे आगे आने वाली पीढ़ियों से चूकते चले जाएंगे। आई बात समझ में? तो यहाँ पर इंद्रियों के हाथों चूक गए देवव्रत। एक ही पल में इंद्रजीत पुकारता हूँ, जब वो आजीवन ब्रह्मचर्य रहने का व्रत लेते हैं, अगले ही पल वो इंद्रियों के अधीन है, क्योंकि पिता के दुख से
विक्षिप्त हो करके उन्होंने ऐसा वचन दिया। यह भी तो इंद्रियां ही हैं, यह भी तो गलत है। सबका हिसाब होगा आने वाले समय में, सबके निर्णय होंगे आने वाले लेक्चर्स में, सब समझ आएगा। वही व्यक्ति पूजनीय भी होगा किन्हीं कारणों से, लेकिन वही भुगतेगा भी, और साम्राज्य की गति भी उसी के कारण होगी। आई बात समझ में? हमारी कई भूमिकाएं हैं, हमें हर भूमिका के साथ न्याय करना है, यह भी तो एक व्यक्तित्व है। दो भूमिकाओं के साथ न्याय और किन्हीं दो के साथ अन्याय, यह सही नहीं। एक समय में आप इंद्रजीत हैं, देवताओं के पुष्पों को आप अपने लिए अर्जित करते हैं, लेकिन दूसरी ही प्रति जो जनता है, प्रजा है, उसका कॉन्फिडेंस भी तो अर्जित करना आप ही का काम था। उस सिंहासन के साथ न्याय होना भी तो आप ही का दायित्व था। और सबसे बड़ी बात, पितृमोह से मुक्त होने के लिए भी तो इंद्रियों को वश में रखना जरूरी था, यह भी तो अनिवार्य था। पिता की एक आकर्षण हुआ सत्यवती के प्रति, वो विवाह करना चाहते हैं, ठीक है। सत्यवती के पिता ने प्रतिबंध रखा, ठीक है। राज्य के लिए कोई ये आवश्यकता तो नहीं थी, यह कोई राज्य के लिए संसाधन आवश्यकता तो नहीं थी, यह व्यवस्था हो, विवाह हो, ऐसी कोई राज्य को आवश्यकता तो नहीं थी। क्यों? क्योंकि पुत्र था शांतनु का और युवराज मिल चुका था हस्तिनापुर को। ऐसे में शांतनु का विवाह होना भी तो जरूरी नहीं था। यह भी क्यों नहीं समझ पाए देवव्रत, यह भी एक प्रश्न है। यदि पुत्र ना होता और आगे सिंहासन के लिए कोई संतान ना भी होती, तो यह माना जा सकता था कि यह अनिवार्य व्यवस्था करनी जरूरी होगी। ऐसा आगे जा करके होगा, ऐसा आगे जा करके होगा, क्योंकि आगे जा करके परिवर्तन आएंगे, चीज़ें बदलेंगी। शांतनु की आगे भी संतानें होंगी, और उन संतानों के बारे में भी हम आने वाले लेक्चरों में जिक्र करेंगे। आई बात समझ में? जिनमें से एक संतान विचित्र वीर भी होगा, उनकी पत्नियां भी होंगी, और विचित्र वीर बिना संतान के मृत्यु को प्राप्त भी होंगे। आई बात समझ में? फिर वह संतानें उत्पन्न कराई जाएंगी नियोग के माध्यम से। वहाँ से वेद व्यास आएंगे, वेद व्यास की कथा भी सुनाएंगे, सत्यवती से उनका संबंध भी बताएंगे, महर्षि पराशर का रोल भी समझाएंगे, लेकिन आने वाले लेसन्स में। सो लर्निंग एथिक्स की आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। किसी भी तरह की कमी और त्रुटि हो मुझे क्षमा करें। थैंक यू।